बातचीत करते हैं। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे ऑनलाइन संवाद की इस तीसरी कड़ी में। आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत शर्मा जी, जो श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर से हमारे बीच में जुड़े हैं। और आप अपनी संस्मरणात्मक रचनाओं के लिए खासे जाने जाते हैं आजकल। बहुत अच्छे आप लेख लिख रहे हैं। अपनी माटी में मधुमती एक श्रेष्ठ पत्रिका है, वहाँ आपके आलेख बहुत छपते हैं और आपकी कविताएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं। और राजस्थान की जो ग्रामीण राजस्थान का जो ग्रामीण जनजीवन है, उसको आपने बहुत गहरे से जिया है, समझा है। और अपनी अभिव्यक्ति में आप लोक को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो वो खासा आकर्षक हमारे और आपके पाठकों के लिए होता है। और आज हम अ, एक विशेष विषय को लेकर यहाँ पर आए हैं। वो विषय है राजस्थान की ही धरती से उपजा हुआ एक काव्य, ढोला मारूरा दूहा। उस पर हम बातचीत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सारे जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 25-30, उन सभी की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हेमंत जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए और अपने ज्ञान को हमारे विद्यार्थियों तक लाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपने ये मंच मुझे उपलब्ध करवाया, इसके लिए भी आभार आपका। मैं कोई विशेष पक्ष को लेकर मेरा कोई इस तरह का दृष्टिकोण नहीं कि किसी एक पक्ष को लेकर इस कविता में के बारे में हम बात करें। ढोला मारूरा दोहा पे हम सामान्य चर्चा करने का मेरा मन है। अब मैं बात शुरू करता हूँ, अनुमति है आपकी। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो एक राजस्थान का एक सिग्नेचर गीत केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश। इस गीत के माध्यम से राजस्थान को पहचाना जाता है और राजस्थान के माध्यम से ये गीत है वो दुनिया भर के मंचों पर आया है। इस गीत में एक अंतरा है, सब परिचित होंगे उसमें। मारू थारा देश में हम्म। उपजे तीन रतन, एक ढोलो एक मारवण, तीजो कसुमल रंग। ये जो गीत है ये मांड राग में गाया जाता है राजस्थान में और बहुत लोकप्रिय और बड़ा विख्यात गीत है। ये जो अंतरा है, ये अंतरा दोहा छंद में निबद्ध है। मांड राग में दोहे गाए जाते हैं, अंतर में दोहे हैं, वे गूंथ लिए जाते हैं फिर गाए जाते हैं। तो ये दोहा छंद है, राजस्थान का दोहा, हिंदी में कहें तो दोहा कह लीजिए। और इसमें राजस्थान की पहचान किसके देश के रूप में है? मारू थारा देश में। जिस मारू की ओर संकेत है वह मारू आज हमारी चर्चा का विषय। राजस्थान को मारू का देश कहकर, मारवणी का देश कहकर इस दोहे में संबोधित किया गया है और कहा है कि राजस्थान में तीन तरह के रत्न हैं। ये धरती तीन तरह के रत्न उपजाती है जो और कहीं नहीं है। उनमें से पहला रत्न है एक ढोलो, ढोला। और दूसरी स्वयं मारवण है, एक ढोलो एक मारवण। और तीजो कसुमल रंग, जो तीसरा जो केसरिया रंग है, प्रेम का रंग है राजस्थान का, वह ये तीन रत्न के रूप में पहचाने हैं। किसी लोक कवि ने, पता नहीं किस अज्ञात नामा कवि ने कभी ये गीत रचा होगा और ये लोक कंठ का श्रृंगार बन गया ये गीत और आज राजस्थान की पहचान के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहां से एक सूत्र मिलता है कि वस्तुतः जो ढोला मारू का दोहा है, जिसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन रचनाओं में पढ़ने के अभ्यस्त रहे हैं, वह रचना लोक में किस कदर व्याप्त रही होगी, राजस्थान की जनजीवन का किस तरह से अंग रही होगी ढोला मारू की रचना।
हालांकि राजस्थान से बाहर, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, लगभग उत्तर भारत में ये ढोला मारू की जो कथा है वह कुछ थोड़े थोड़े बदले हुए रूपों में प्रचलित है। और इसका आज अकादमिक महत्व भी पहचाना गया, चाहे हम राजस्थानी साहित्य पढ़ रहे हों या हिंदी साहित्य पढ़ें, और मुझे लगता है गुजराती साहित्य पढ़ें, तो भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री है, वह ढोला मारू के दुहा से आती है। तो बड़े महत्व का ये काव्य है, लोक काव्य है। इसके जो पात्र हैं, जैसे नायक जिसे हम कहें ढोला, ये जो ढोला है ये वस्तुतः नाम नहीं है नायक का। लेकिन बहुत अनूठी सी बात है कि जब कोई कोई व्यक्ति इतना ख्यात हो जाए अपने काम में, अपने क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो जाए कि वह अपने काम का, अपनी पहचान का पर्याय बन जाए, तब जो वो व्यक्ति का नाम है वह व्यक्तिवाची संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कर्ण हो या हरिश्चंद्र हो या भामाशाह हो, भामाशाह व्यक्ति विशेष थे, लेकिन ऐसे समय में उन्होंने इतना बड़ा जो धनराशि दान की महाराणा प्रताप को उन्होंने, तो आज जो भी कोई बड़ी राशि दान करता है किसी लोक कल्याण के निमित्त, तो उसे भामाशाह कह दिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदल जाना, ये बड़ी अपूर्व सी घटना है। बहुत सत्यवादी हो तो हम हरिश्चंद्र कह देते हैं, बहुत सिद्धांतवादी हो हम गांधी जी कह देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं दुनिया में, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाए, ऐसा सामान्यतः देखने को मिलता नहीं। ये जो ढोला है, ये ढोला वस्तुतः जातिवाचक संज्ञा है। जैसे दूल्हा शब्द है, माना जाता है कि संस्कृत के दुर्लभ शब्द से बना है, ढोला शब्द भी उसी दुर्लभ शब्द से बना हुआ है। और प्राकृत और अपभ्रंश के जो पुरानी कविताएं हैं उनमें भी ये जो ढोला शब्द है वह कई जगह नायक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। नायक या प्रियतम के अर्थ में ढोला शब्द का प्रयोग हुआ है। वास्तव में तो जो ढोला है उसका नाम शाल्य कुमार है, लेकिन यहाँ शाल्य कुमार है वो ऐसा नायक है, इतना लोकप्रिय नायक रहा है कि नायक का वह पर्याय बन गया। ढोला का मतलब ही शाल्य कुमार हो गया। तो ये एक 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 गीत भी है जिस पर बहुत जो विद्यार्थी हैं वो नृत्य करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे, आयो रे मारो ढोलना। जी जी, तो बहुत बहुत सुंदर जानकारी। जी जी। और इसी तरह से आप देखिएगा कि जो दो नायिकाएं हैं, एक है मारवणी और दूसरी है मालवणी। तो वास्तव में ये भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई व्यक्तिवाची नाम रहे होंगे। अपने यहाँ एक परंपरा रही है कि वधु को, दुल्हन को उसकी मायके के नाम से जाना जाए। यदि कौशल की राजकुमारी है तो वह कौशल्या कहलाए, यदि वह मिथिला की राजकुमारी है तो उसे मैथिली कह के और पुकारा जाए। इस तरह की परंपरा रही है। तो वास्तव में ये जो मारू है, जो नायिका, वह मरुदेश की राजकन्या है, और मालवणी है वह वस्तुतः मालवा की कन्या है। मालवा एक प्रदेश है, भूभाग है, और मरुदेश जो मरुभूमि है, रेगिस्तान है, वह एक भूभाग है। तो एक व्यक्ति, एक लड़की है, अपने ससुराल में अपने पूरे पूरे मायके की पहचान है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। ये एक लोक में और एक एक सीमा तक शास्त्र में भी स्वीकृत परंपरा रही है कि वो जो बहू है, दुल्हन है, वह अपने मायके, पूरे पूरे मायके की, पूरे उस देश, नगर या गांव की पहचान बनकर उसके प्रतिनिधि के रूप में पहचानी जाए। तो ये मूल नाम संभवतः खो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। यदि ऐतिहासिकता, हालांकि इतिहास मेरा विषय नहीं, बहुत गति भी मेरी नहीं, लेकिन जो मोहनोत नेणसी की ख्यात है राजस्थान में, बहुत प्रसिद्ध ख्यात है, उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। ढोला जो जयपुर आमेर का जो शासक रहा होगा, ऐसा ऐसा आगे चलकर माना गया। कितना सच है कितना
ये अधूरा सच नहीं पता, लेकिन ढोला है उसकी दो रानियों का उल्लेख, मारवणी और मालवणी, इन दोनों का उल्लेख है वो नैण सिंह की ख्यात में मिलता है। इसी तरह से अब जब हम थोड़ा कथा संक्षेप देखेंगे तो उसमें एक पात्र आएगा, अ, उमरा सुम उमरा सुमरा या सामरा। तो जो सामरा है इसका उल्लेख जो अरबी तवारीख हैं, जो खासकर जो मुस्लिम सत्ता मध्यकाल में रही, चाहे वो सल्तनत काल हो या फिर ये जो मुगल काल या उससे पूर्व का काल रहा हो, उस दौरान जो तवारीख लिखे गए, इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो सूमरा सूमरा वस्तुतः एक उपनाम है, सरनेम है, और उमरा है वो नाम है, जैसे उमरदीन या इस तरह का नाम होता है। तो सुमरा का उल्लेख वहां मिलता है कि ये कोई अरबी मुसलमानों का एक समुदाय है। ऐसा थोड़ा थोड़ा पूर्ण पूर्ण प्रामाणिक नहीं, लेकिन थोड़े ऐतिहासिक साक्ष्य, थोड़े थोड़े संकेत मिलते हैं ऐसे ढोला मारू के पात्रों के विषय में। रचना बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो चुकी, ये रचना प्रकाश में नहीं आती, हम तक शायद नहीं पहुंचती, यदि उसमें कुछ ऐसे अनजाने जो व्यक्ति हैं, जो इतिहास की कोहेलिका में, गोधूली में कहीं खो गए, दिखाई नहीं दे रहे। तो एक व्यक्ति हुए किसी दौर में, राजस्थान में जयपुर में एक गांव है, हणोतिया कोई गांव, उसमें बालाबख्श बारहट नाम के कोई व्यक्ति थे। और उन्हें जब ये पता चला कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काशी में बना, अभी मुझे काशी जाना भी हुआ था मेरा पहले, तो काशी में एक संस्था बनी है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। तो उन्होंने क्या किया कि सन 1922 में 5,000 रुपए जुटा करके और नागरी प्रचारिणी सभा को दान किए, और फिर 1923 में एक साल बाद 2,000 रुपए और उन्हें दिए, और उन्होंने ये कहा कि ये जो 7,000 रुपए हैं, इनसे मेरी इच्छा है कि इनका इस तरह सदुपयोग नागरी प्रचारिणी सभा करे कि इससे जो राजपूताने का जो हिंदी साहित्य है वह प्रकाश में आए, प्रकाशित हो, छपे। तो नागरी प्रचारिणी सभा ने 1922-23 में, अब हम 2025 में बात कर रहे हैं, 103 साल, 3-4 साल के बाद, 100 साल से ज्यादा का समय हो, उस समय के 7,000 रुपए व्यक्तिगत ये योगदान है बाला बख्श जी का। तो नागरी प्रचारिणी सभा ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया अंग्रेज सरकार के शासन में, और उससे उनको जो ब्याज के रूप में उन्होंने लिखा कि 240 रुपए उनको प्रतिवर्ष आमदनी होती। उससे उन्होंने एक ग्रंथमाला का प्रकाशन शुरू किया, और उन्हीं में से ये पुस्तक जो ढोला मारू का दुहा है, इसका पाठ एकत्र करके, जो कि लोक काव्य था, और इसे जो बाद में धीरे धीरे जो हम कुशल लाभ की चर्चा करेंगे तो उन्होंने किस तरह संकलित किया था, तो जो पांडुलिपियों को संकलित करके और ये पाठानुसंधान करके पुस्तक प्रकाशित हुई 1931 के आसपास। तो फिर यदि हम रचनाकार पे थोड़ा सा हम इस पे बात करें, तो ढोला मारू का दुहा है, यह वस्तुतः लोक काव्य है, लोक साहित्य की रचना है। और लोक साहित्य की पहचान यह है कि कोई रचना इतनी लोकग्राह्य हो जाती है, लोक में, आम जनता में इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि उसमें जो मूल रचनाकार है उसका व्यक्तित्व कहीं विलीन हो जाता है। अमृतलाल वेगड़ जी एक चित्रकार और साहित्यकार, उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो लोक साहित्य है पगडंडी की तरह होता है। पगडंडी है, छोटा जो रास्ता है, वो किसने बनाया कोई नहीं जानता, लेकिन सब उससे आने जाने में इस्तेमाल करते हैं, और बस सबके इस्तेमाल की चीज है, सबका अपना। तो लोक साहित्य भी इसी तरह होता है। लेकिन ऐसा माना गया कुछ विद्वानों द्वारा कि शायद ये जो रचना है इसकी कवि है वो शायद कोई कल्लोल नाम के कवि रहे होंगे, और ये कोई अंतर साक्ष्य के आधार बना करके और ऐसी बात कही गई। ढोला मारू का जो दोहा काव्य है उसमें एक दोहा मिलता है कि गाहा गूढ़ा गीत गुण, कवित कथा कल्लोल, चतुर तना चित रंजना, कहियई कवि कल्लोल। कि मैं जो इसमें कुछ गाथा है और गूढ़ गीत है,
गेय गीत है। जो कथा बड़ी कलात्मक है, कल्लोल कथा है, क्रीडात्मक ललित कथा है। और जो चतुर जन है, सहृदय हैं, रसिक जन हैं, उनके हृदय को, चित्त को रंजित करने वाली, आनंदित करने वाली जो रचना है वो कहियै कवि कल्लोल। इसका एक अर्थ तो ये हो सकता है कि ये कवि कल्लोल है, ये कवि की जो बड़ी रंजक और ललित कल्पना है, इसके माध्यम से कल्पना की सुंदर जो क्रीड़ा है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गाथा में। एक अर्थ तो ये हो सकता है। कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लिया कहियै कवि कल्लोल, तो ये अर्थ लगाया कि शायद कोई कल्लोल नामक कवि ऐसा कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये इंगित किया कि शायद कल्लोल नाम की कोई कवि यहाँ इस रचना की मूल कोई रचनाकार रहे। जब ये रचना बहुत लोक में प्रचलित रही, लेकिन इसका मूल स्वरूप लगभग खो सा गया, तो एक नाम मिलता है, हम इतिहास में पढ़ते हैं, कुशल लाभ। कुशल लाभ जी लगभग 17वीं शताब्दी के एक जैसलमेर की कवि थे। स्वयं वे कवि थे और जैसलमेर में एक शासक हुए, यदि मैं नाम भूल नहीं रहा हूं तो हरिराज, हरराज कोई कोई शासक हुए। उनके राजा शासनकाल में, राजा राजा हरराज थे सर वो। हाँ हाँ हाँ, रावल शाखा के राजा थे, रावल हरराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ममता जी, हाँ ममता जी जुड़ी, हाँ हरराज जी। तो हरराज जी के समय में 1618 के आसपास जो वो जैन कवि थे कुशल लाभ, उन्होंने जो ढाडी एक समुदाय है जिसका पेशा है वो गाना बजाना है, और उनके माध्यम से बहुत सारा लोक काव्य वो हम तक सुरक्षित रहा है हजारों वर्षों तक। तो ढाडियों से वो सुन सुन के उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया, लेकिन उनको लगा कि जो जो मूल कथा के बहुत सारे अंश है वो गायब। तो उन्होंने क्या किया कि जहां जहां से जो दोहे उन्हें अनुपलब्ध मिले कहानी में, तो उन्होंने स्वयं चौपाइयां रच करके और उसमें कथा को उन्होंने पूरा कर दिया। दोना वाला दूहा की जो कहानी प्रचलित थी उसे उन्होंने पूरा कर दिया। और उन्होंने एक जगह लिखा है कि दूहा घना पुराना अच्छई और चौपई बंद कियो में पच्छई। ये जो दोहे थे, जो बहुत अच्छे दोहे हैं, घना पुराना, ये बहुत पुराने दोहे हैं, लेकिन बाद में जो कुछ कड़ियां टूटी हुई थी उनको मैंने चौपाइयों के माध्यम से इन्हें बांध दिया है, कथा को इस रूप में मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो ये तो कुछ इसकी कुछ परिचयात्मक बातें थी। संक्षेप में मैं एक बार, हालांकि सब लोग परिचित होंगे, हो सकता है कुछ नए विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े, तो जो ढोला मारो की जो कथा है, कहानी है, उसे मैं बहुत संक्षेप में एक बार कह देता हूँ कि एक पूगल देश था। आजकल संभवतः शायद वो बीकानेर में कहीं है पूगल। पूगल देश के एक पिंगल नाम के राजा, और इधर आज का जो जयपुर है, यहाँ मेवाड़ जो रियासत थी, ढूंढार क्षेत्र था, यहाँ पर नल नाम के राजा, नरवर नाम के राजा मान लीजिए। तो इधर कथा की थोड़ा थोड़ा परिवर्तन मिलता है, भिन्नता मिलती है, लेकिन मोटा मोटी कहानी यह है कि पूगल जो कि बीकानेर क्षेत्र में है, तो वहां एकदम ठीक ठीक मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया, तो वहां अकाल घोट पड़ते थे। पग पूगल धनमाड़ में प्रसिद्ध है ना अकाल को लेकर के। तो पूगल में भयंकर अकाल पड़ा, तो फिर पूगल के राजा अपने परिवार के साथ में वहां से पुष्कर आ जाते हैं, अजमेर आ जाते हैं। पुष्कर में चूंकि झील है, थोड़ी जल की उपलब्धता थी। दूसरी ओर जो वो नरवर के राजा थे, नल, वे भी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनके पुत्र हुआ है, बड़ी मनौती के बाद पुत्र हुआ है, इसलिए वे तीर्थ यात्रा के लिए, पुष्कर की तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। वहां दोनों राज परिवारों का परिचय होता है। जो राजा पिंगल है पूगल के, उनके एक पुत्री है 1.5 साल की, 1.5 वर्ष की, और राजा नरवर है का नल जो राजा है, उनके पुत्र है साल कुमार, तो 3 1 साल का है। दोनों परिवारों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई, और वे तय कर लेते हैं कि इस मित्रता को एक संबंध में, रिश्ते में बदल दिया जाए और दोनों का विवाह करवा दिया जाए। ये 1000 साल पहले भी बाल विवाह का अस्तित्व रहा होगा, इसका संकेत सूत्र ये प्रसंग देता है। तो उनका बाल विवाह हो जाता है, दोनों अलग, क्योंकि अवस्था बहुत छोटी है, इसलिए अभी गोना होता नहीं, मुकलावा राजस्थान में कहा जाता है, वो एक वरिष्ठ नहीं होती। लड़की अपने माता पिता के यहाँ पूगल चली जाती है,
और जो लड़का है साल्ल कुंवर ढोला है, वह अपने माता पिता के यहाँ चला जाता है। फिर समय बीतता है और ये बीच में एक रास्ता निकाला कवि ने कि बाद में राजा नल को लगा कि गूगल तो बहुत दूर है, तो अपने बेटे को बताया नहीं। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ साल्ल कुंवर, तो उसकी दूसरी शादी कर दी, दूसरा विवाह कर दिया मालवा की राजकुमारी मालवणी के साथ। अब दोनों इस तरह रह रहे हैं, दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, ढोला यानी साल्ल कुंवर और मालवणी। ने ढोला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरी ओर उधर मारवणी जो पूगल देश की राजकुमारी है, वह अपने पिता के यहाँ पूगल देश में पलवड़ रही। वह जब युवती होती है, तो अब ये जो कवि अभिप्राय है, कवि समय है, कवि काव्य रूढ़ियां हैं, आती है कथा में। और उसे एक दिन सपना आता है, वह अपने प्रिय को सपने में देखती है, सखियों से कहती है कि मैंने सपने में अपने प्रियतम को देखा है, जिसे सपने में देखा है उससे मुझे प्रेम हो गया। आचार्य शुक्ल प्रश्न उठाते हैं ना कि बिना देखे प्रेम नहीं हो सकता, वह तो लोभ होता है। तो अब देखिए कवि ने एक स्वयं ही प्रश्न उपस्थित किया, सखियां कह रही हैं कि सपने में देखा जिसको जीवन में कभी साक्षात तो मिलना नहीं, उससे प्रेम कैसे हो सकता है। तो मारवणी बड़ा निरुत्तर कर देने वाला सा उत्तर देती है, क्यों नहीं हो सकता। उदाहरण दिया है कि जैसे जो माँ की गर्भ में रहने वाला जो शिशु है, उसने कभी माँ का दूध नहीं पिया, वो जन्म के तुरंत बाद में माँ का दूध कैसे निकाल लेता है। पहले कभी नहीं देखा उसने किसी दूसरे बच्चे को दूध पीते हुए, लेकिन दूध पीने में भी समर्थ हो जाता है। तो समय आने पर सब चीजें स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाती हैं, ऐसा जवाब दिया है। समय बीतता है, वहां से मारवणी विरहाकुल है, और जब उसे बताया जाता है कि जिसे तुमने सपने में देखा है वस्तुतः वही तुम्हारा पति है, और तो वह बड़ी विकल है उनसे मिलने के लिए। उधर से एक घोड़ों का व्यापारी आता है नरवर से पूगल देश में, और वह आकर के और राजा पिंगल को, पूगल देश के राजा को यानी मारवणी के पिता को बताता है कि किसके भरोसे बैठे हो, वहां जो ढोला है साल्ल कुंवर, उसकी तो दूसरी शादी कर दी गई है मालवा की राजकुमारी से, मालवणी से, इसलिए तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे घर ही रहेगी जीवन भर। तो और बढ़ जाता है मालवणी। राजा सोचता है क्या कहा जाए, अपने पुरोहित को भेजा जाए कि हमने बेटी ब्याही थी, अब बेटी पिता के घर में पूरा जीवन नहीं बिता सकती, ठीक नहीं है, आप ससुराल इसे बुला लें। एक मुकलावा रस्म होती है, उसके लिए भेजा है। लेकिन बाद में ये प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाता है, और कहता है ये तय किया जाता है कि ये जो ढाडी है, जो गायक समुदाय है, इनकी गति ज्यादा है, तो ढाडियों को किसी को भेजा जाए। कुछ दूत भेजे जाते हैं, बहुत सारे दूत भेजे जाते हैं, लेकिन मालवणी है उसे उसकी दासियां या सेविकाएं, दास दासियों की प्रथा थी, संकेत मिलता है उस दौर में, सामंती युग में। तो दासियां बता देती हैं कि तुम्हारे पति का पूर्व में एक विवाह हो चुका है, लेकिन तुम्हारे पति को अभी पता नहीं है। तो मालवणी का पूरा पूरा प्रयास रहता है, और ये स्वाभाविक है कि प्रेम है वो एक निष्ठता चाहता है, उसका कोई दूसरा प्रतिपक्षी हो जाए, ऐसा किसी प्रेम में कभी स्वीकार नहीं होता। तो वो प्रयास करती है कि ये ढोला तक ये बात नहीं पहुंचे, तो हर संदेश वाहक को वह रोक देती है, कैद करवा देती है, मरवा देती है, जो भी है। फारसी कथाओं में भी इस तरह की चीजें होती है। अब अंत में जो जिस ढाडी को भेजा जा रहा है, मारवणी भी उसे अपना संदेश दे देती है दोहों के माध्यम से, उसमें हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। संदेश भेज देती है, ढाडी वहां जाते हैं कि दुहा छंद, वहां जाकर के और वे नरवर देश में गाते हैं मांड राग में। बड़ा कारुणिक राग है मांड राग, सीधा हृदय में उतरता है। आधी रात को गाते हैं और ढोला की नींद उछट जाती है। जैसे तैसे करके सुबह होती है तो ढोला उनको बुलाता है, और सारी बात जब उसे पता चलती है, और अब तो मालवणी भी जान चुकी है कि ढोला को पता चल गया कि उसकी दूसरी रानी भी है, दूसरी पत्नी भी है। ढोला कहता है कि मुझे लाने जाऊंगा, लेकिन मालवणी प्रयास कर करके उन्हें रोक रही है कि जाना ठीक नहीं है। लेकिन अंत में ढोला नहीं मानता, और वह चला जाता है ऊंट पे बैठ करके, और चला जाता है और मरुस्थल पार करता है। मुझे एक बहुत लोकप्रिय सा एक फिल्मी गीत है, जब दीप जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना।
तो बिल्कुल ये भाव इस ढोला मारे को तो हम यहाँ व्यक्त हुआ है कि ढोला ऊंट से कह रहा है कि ऊंट तू जल्दी चल, कर हे तो जल्दी चल, जब सांझ वेला हो, जब दीप जलने की वेला हो, उस समय तक मैं पहुंच जाऊं, ताकि मारवणी के सोने से पहले मैं वहां ससुराल पहुंच। इस तरह का वर्णन भी वहां मिलता है। राह में वो एक उमरा सुमरा का प्रसंग आता है। उमरा कोई सरदार है और स्त्री लोलुप भी है। वह जब उसे पता चलता है कि मारवाणी अनिंद सुंदरी है, तो अपना एक किसी चारण को दूत बना के भेजता है उसके पिता के पास में कि तुम्हारा दामाद तो बेटी को भूल गया और मैं इस विवाहित लड़की को भी अपनाने को तैयार हूँ, मेरे साथ विवाह कर दो। लेकिन उसका पिता मना कर देता है। तो वो खार खाया हुआ जो वो सुमरा है, वो उसे रास्ते में भेजता है ढोला को बहकाने के लिए कि तुम्हारी जो पत्नी मारवणी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। तो वहां बताया है कि वो ढोला है वो थोड़ा सा बहक जाता है, प्रभावित हो जाता है इससे। वहां पर एक बीसू नाम का दूसरा चारण कवि से मिलता है और वे कहता है क्या बात कर रहे हो, जब तुम्हारा विवाह हुआ था तुम 3 साल के थे, वह 1.5 साल की थी। जब तुम अपने आप को युवा मान रहे हो तो तुम्हारी जो पत्नी है वह बूढ़ी कैसे होगी, वृद्ध कैसे। तो उससे ये बात ठीक जचती है ढोला को, वह पहुंचता है और ये पिता उन्हें विदा करता है। वहां मिलन प्रसंग का वर्णन है। फिर विदा होके आते हैं। जब वे विदा होके आ रहे होते हैं तो उधर सोमरा को पता चलता है कि वो मारवणी को विदा करवा के और वह लिए जा रहा है ढोला। तो वह प्रयास करता है कि मैं घात लगा करके और मारवणी को लूट लूं, दहेज की सामग्री भी होगी, वह आभूषण भी पहने होगी, तो मैं धन भी लूट लूंगा और मारवणी को भी लूट लूंगा। तो वह धोखे से काम लेता है और ढोला को आमंत्रित करता है, बुलाता है कि यहाँ कुछ अमल पानी कर लो, थोड़ा नशा वशन अमल एक रियाण प्रथा होती है, आज भी शायद पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित होगी, वो मनुहार मानी जाती है। तो अमल के लिए, रियाण के लिए आमंत्रित करता है। तो ढोला जाता है, जैसी मर्यादा है वो स्वीकार करता है। तो वहां वो ऊंट को वहीं खड़ा करके बांध करके, बड़ा एक अद्भुत सा एक यथार्थवादी वर्णन है कि वहां जब तो आसपास ऊंट को बांधने के लिए पेड़ नहीं है, तो ऊंट की घुटने को बांध दिया जाता। जिन्होंने गांव में रखे और ये रेगिस्तान ऊंट गाड़ी देखी होगी, ऊंट चराते हुए देखा होगा कि कई बार ऊंट की घुटने को बांध दिया जाता है रस्सी से, खूंटे के अभाव में, ताकि ऊंट कहीं जाए ना। तो घुटने को एक घुटने को बांध देता है, फिर वो वहां उसके साथ नशा कर रहा है, अमल पी रहा है, शायद मदिरा भी पी रहा है। और उधर देखिए उसे मारवणी की मायकी से आई हुई एक डोमनी है। डूम भी एक गायक जाति है। डूमनी सोमरे की सेवा में है, वह गा रही है, नाच गा रही है। उधर उनकी महफिल चल रही है, वो नाच गा रही है। और उसे ये पता चलता है कि मेरे गांव की कोई लड़की है और उसकी इज्जत है, उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली है। तो वे अपने गीत के माध्यम से, ये भी कवि अभिप्राय है, काव्य अभिप्राय है, काव्य रूढ़ी है। जैसे चंद वरदाई पृथ्वीराज को बता देते हैं कि वो सहाबुद्दीन किस स्थिति में कहाँ बैठा हुआ है, उसी तरह से गा करके और वे डूमनी बता देती है कि षड्यंत्र होने वाला है। तो उस समय मारवाणी है वो उसे ऊंट की मूरी है, रस्सी खींचती है, ऊंट खड़ा होता है और ऊंट को चलते देख करके और ढोला वहां पहुंच जाता है। दोनों को बात पता चलती है षड्यंत्र का। दोनों ऊंट पे बैठ के और चले जाते हैं। सोमरा पीछा करता, नहीं पहुंच पाता और फिर दोनों का मिलन होता है वहां जाके मालवणी और मारवणी के साथ में, और ढोला रहने लगता है। ये सुखद अंत है कहानी, इस कथा संक्षेप। अब मैं कुछ सामान्य कुछ कविता पर कुछ बातें मुझे इस बारे में करनी है कि पूरी इस काव्य में स्वाभाविक प्रेम काव्य है तो सौंदर्य वर्णन होगा। अब सौंदर्य वर्णन बड़ा विलक्षण है। जो जो चारण कवि मिला था ढोला को रास्ते में, विशु, वह ढोला के सामने मारवणी के सौंदर्य का वर्णन करता है और जिस तरह की उपमाएं देता है, मुझे लगता है कि हिंदी कविता में मैंने नहीं पढ़ी, संभव आपने किसी ने पढ़ी हो इस तरह की उपमाएं। कि मतलब सौंदर्य वर्णन ऐसी उपमाएं मैं तो मुझे ढोला मारो में विलक्षण लगती है। एक दोहा मैं आपको सामने रखना चाहूंगा कि गति गंगा मति सरस्वती और सीता सील सुभाई, महिला सरहर मारवी अवर न दूजी का। जो मारवणी है उसकी चाल कैसी है,
साहित्य में हमने चाल सुनी है कि हाथी जैसी चाल गजगामिनी, या फिर हमने हंसगामिनी सुनी हो। कुमार विश्वास जी ने अपने मुक्तक में लिखा, वो क्या, नदी पर्वत से उतरी तो मैं तेरी चाल लिखता। नदी पर्वत से उतर रही है, जिस तरह इठला के वह उतर रही है, वह सुंदर उपमा है। लेकिन ढोला मारो का दुहा लिखने वाले लोक कवि ने, कोई बड़ा शास्त्रीय कवि नहीं है, मुख्य धारा का कवि नहीं माना गया, उस लोक कवि ने कैसी उपमा दी है। गति गंगा, सामान्य नदी नहीं, गंगा नदी की प्रवाह की तरह उसकी गति है। और मति सरस्वती, और सरस्वती जैसी उसकी बुद्धि है। और सीता शील सुभाए, और शील में, चरित्र में वह किसके समान है? सीता के तुल्य है। महिला सर हर मारवी, मारवी सरीखी महिला है, वह अवर्ण दूजी का है, अन्य कोई है ही नहीं। जब हम कामायनी पढ़ते हैं तो बड़ी प्रशंसा होती है कि प्रसाद जी ने जो श्रद्धा का जो सौंदर्य वर्णन किया वह अद्भुत है। मतलब लीक से हटकर सौंदर्य वर्णन है श्रद्धा का, प्रसाद जी ने जो किया है। और उसमें एक उपमा की बात होती है, प्रसाद जी ने वो जो मुख की उपमा दी है, सुंदर स्त्री को चंद्र की उपमा या कमल की उपमा तो सबने दी है, सूरज की उपमा प्रसाद जी ने दी है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविता। कि सांझ के समय जब पश्चिम के आकाश में अस्त होता हुआ जो अरुण सूर्य है, वह बादलों से घिरा हो, और वह जिस तरह अभिराम दिखाई देता, सुंदर दिखाई देता है, श्रद्धा का मुख उसी तरह का दिखाई देता है। थोड़ा आश्चर्य हो सकता है यदि ये कभी किसी ने पढ़ते समय नोट में किया हो तो, 1000 साल के पहले के कवि ने हिंदी में, ढोला मारा की दोहा लिखने वाले ने ठीक ये उपमा इस्तेमाल, मारू सी देखी नहीं, अणमुख दोई नैना, थोड़ो सो भोड़ो पड़ई, दणयर उगहता। कि मारू जैसी जो स्त्री है, वह मैंने अपने इस मुख की 2 आंखों से अन्य कोई देखी ही नहीं। वह एक तो भोली भाली है, और उसका सौंदर्य ऐसा है जैसे दिन हर उग गईता है, जैसे उगता हुआ दिनकर होता है। प्रसाद जी के यहाँ अस्त होता हुआ सूर्य है, उसके बाद में रात आने वाली है। ये उदित होता हुआ सूर्य है, जिसका तेज तो अभी शेष पड़ा। तो उदित होते हुए सूर्य की उपमा है इस लोक काव्य में स्त्री मुख के लिए दी गई, जो बड़ी अनूठी है, बड़ी विशिष्ट है। एक सामान्य तो होता है कि कवि लोग हैं वो रूप वर्णन करके और ठहर जाते हैं, लेकिन केवल सौंदर्य हो और गुण न हो तो वह सौंदर्य परिपूर्ण नहीं है। ये ढोला मारोरा दुहाकार है, वह जानता है, इसलिए उसने एक जगह लिखा है, जैसे वह ये जो जो पीशुचारण वो प्रशंसा करता है ढोला के सामने मारवणी की। वह क्या कहता है कि मेरे देश में देखो प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा नहीं है, आप जहां आए हो वह बड़ी उपजाऊ भूमि है, हरी भरी धरती रही होगी नरवर की। थल भूरा वन झंकरा, नहीं सुचंपई जाय, और गुणे सुगंधी मारवी, महकी सहू बन राय। थल भूरा, रेत, भूरी रेत है यहाँ बिछी हुई, और जहां थोड़े बहुत जंगल मिलते हैं तो वन झंकरा, झाड़ झंकार है, आंकड़े होंगे, केर के जंगली पेड़ होंगे। नहीं सुचंपई जाए, मेरे देश में चंपा नहीं उत्पन्न होती, लेकिन मेरे देश में मारवणी जैसी लड़की जन्म लेती, बेटी जन्म लेती है, जिसके गुणों की सुगंध से ये पूरी वनरा, ये जो रेगिस्तान है, ये वनस्थली है रेगिस्तान की, ये सुगंधित हो रही, महक रही। यानी कायिक सौंदर्य के साथ साथ जो गुण है, उन गुणों का वर्णन भी किया गया। मध्यकाल में हम देखते हैं कि स्त्री, पुरुष प्रधान समाज है, सामंती युग भी है, तो उसकी स्थिति बड़ी दोयम दर्जे की है। बहुविवाह प्रथा वहां प्रचलित है, दूसरी ओर पातिव्रत जैसी चीजें हैं, सती प्रथा जैसी चीजें भी हैं। ये उस युग का यथार्थ है, लेकिन कवि केवल यथार्थ से संतुष्ट नहीं होता, वह एक अपने आदर्श रचता है कि होना क्या चाहिए। तो वह जो पीशुचारण है,
तो वह सारा रूप वर्णन करके, मारवणी के सारे सौंदर्य और गुणों का संकेत करके, और अंत में ये कहता है कि आपसे विवाह हुआ उसका, और आप उसे लिवा ले जा रहे हैं, मुकलावा करके, गोना करके, और परिणीता के रूप में से लिए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो हमारी बेटी है, मेरे गांव की बेटी है, तो भी राजा की बेटी है, परिवार की, गांव में किसी एक की बेटी, पूरे गांव की बेटी है, उसे आप लेके जा रहे हैं। ऐसी स्त्री को रखना कैसा चाहिए, मैं बता रहा हूं कैसे रखना है। वैसे मत रखना जैसे मालवणी को रखा है, पहले विवाह किया फिर उसे छोड़कर किसी दूसरी को लेने आ गए। तो ये कहता है कि रूप अनुपम मारवी, अनुपम रूपवती है, रूप अनुपम मारवी, सगुणी, गुणवान भी है, रूप अनुपम मारवी, सगुणी नमन सुचंग, साधन इन पर राख जई। उस धन को, उस स्त्री को इस तरह रखना, इस तरह, साधन, साधन इन पर राख जई, चिम शिव मस्तक गंग, जैसे शिव ने अपने मस्तक पर गंगा को रखा है। हमारी मारवणी को अगर ले तो जा रहे हो, ले तो जाओ, लेकिन ले जाओ तो इस तरह रखना जैसे भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर सह सम्मान धारण किया। केवल प्रेम पर्याप्त नहीं, सम्मान भी देना जरूरी। तो ये कवि आकांक्षा व्यक्त हो रही है। समाज में स्त्री की जो दशा है, विवाहिता स्त्री की पति के यहाँ ससुराल, वो तो उस समय का, समाज का यथार्थ है। लेकिन कवि की आकांक्षा है कि स्त्री का स्थान होना क्या चाहिए। तो गंगा में पवित्रता भी है, और शिव ने मस्तक पे धारण किया, तो वह सम्मान भाव भी है, सारी चीजें आगे। थोड़ा प्रेम काव्य है, तो एक दो जो है हम प्रेम के भी पढ़ना चाहूंगा। प्रेम किस तरह व्यक्त हुआ है वहां कि धरती जैसा भर खमा, पुरुष का प्रेम कैसा, धरती जैसा भर खमा, धरती जैसा धैर्यवान, स्थिर, धरती जैसा भर खमा, नमना जे ही केल, और इतना कोमल जैसे केला होता है, नमना जे ही केल, और मज्जी ठा जिम राचना, तई सुसज्जन मेरे, सज्जन ऐसा देना, पति ऐसा देना जिसका प्रेम धरती की तरह अचल हो और केले की तरह कोमल हो। और मज्जीठ, बहुत राजस्थान का तो बहुत अद्भुत सांस्कृतिक शब्द मज्जीठ से, लाल रंग में वस्त्र रंगे जाते थे। मज्जीठा जिम राचना और दई सुसज्जन मेले, ऐसे साजन से, ऐसे पति से मिला। प्रेम में अद्भुत समर्पण भाव इस काव्य में मिलता है। प्रिय क्या है मारवनी के लिए, तू ही जो सज्जन मित्र तू, और प्रीतम तू परिवाण, हियडऊ भीतर तू बसई, भावई जानम जान। मारवणी कहती है कि प्रियतम, तू मेरा साजन भी है, पति भी है, मित्र, तू मित्र भी तू ही है, प्रीतम भी तू ही है, और इस प्रेम का प्रमाण भी, साक्षी भी तू ही है। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन में, या तो जानत है तेरो ही हो मेरे ही की बात। इस प्रेम की साक्षी है, प्रमाण है, वो भी तू ही है। अब हियडऊ भीतर तू बसे, तू दिल में समाया हुआ है, हृदय में बसा हुआ है। अब तुम्हें मानना है, इस प्रेम को स्वीकार करना कि नहीं स्वीकार करना, ये तुम पे मैं छोड़। एक एक और दोहा है जो मारवणी कह रही है, अपने प्रेम में निवेदन कर रही है कि हूं बलिहारी साजना और साजन मोह बलिहार। मैं साजन पे, पति पे बलिहारी हूं, निछावर हूं, और साजन मुझ पे निछावर है। हूं बलिहारी साजना, साजन मोह बलिहार, हूं साजन पग पान ही, साजन मोह गलहार। मैं तो प्रीतम के पैरों की जूती हूं साजन पग पान ही, और साजन मोह गलिहार, और साजन है वो मेरे गले का हार। यहाँ आप स्त्री की जो स्थिति है, इसका संकेत सूत्र पकड़ सकते हैं। हालांकि समर्पण है, सीता भी राम जी के विषय में यही कहती हैं, अन्य परंपरा है, उस समय एक बड़ा मूल्य माना गया होगा, लेकिन स्त्री की स्थिति क्या निश्चित रूप से थोड़ी सी दोयम दर्जे की रही होगी, ये हमें मानना होगा। ये संकेत यहाँ हमें मिलता है। संदेश पर काव्य है ये,
और बहुत इसके बड़ा अंश है वो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये संदेश वाला ही रहता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन इस संदेश कथन इतना अद्भुत है, पंथी ढाडी जब साहिब मिले यूं कहिए जाए, ये बार बार कथन दोहराए गए हैं, जो लोक काव्य की एक विशेषता भी है। और ये दोहरान में विकलता, आतुरता और जो हृदय की भावुकता है, उसके जो उसकी जो सशक्ति है वह भी व्यक्त होती है। लेकिन एक दोहा मुझे बहुत प्यारा लगा इस काव्य में कि दहाड़ी है वो तैयार है, संदेश मारवणी संदेश कह दिया, दहाड़ी जाने वाला है, लेकिन मारवणी है वह कहकर फिर उसे रोक लेती, रुको। फिर संदेश कहती है, देखिए संदेश कहती फिर बदल देती कि मैं ऐसा कह तो रही हूं, ऐसा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो थोड़ा बदलती है, फिर कहती है, फिर बदलती है। बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ा गत्यात्मक वर्णन है। भरई पलटई भी भरई, भी भर भी पलटे, और ताड़ी हाथ संदेशड़ा धन बिलखनती दे। तो संदेश कहती है, कहकर फिर पलट देती कि नहीं नहीं ऐसा मत, ऐसा कहना। फिर कह के फिर पलट देती है, और फिर कहती है, फिर बदल देती है। इस तरह बड़ी व्याकुल होकर के और अपना संदेश है वो ढाडी के साथ में भेजती है। एक प्रसंग मुझे मिलता है, बहुत हम चर्चा करते हैं मानस की, कि जब वो सीता हरण के बाद राम जब वो कहते हैं हे खगकुल हे मधुकर श्रेणी की, राम इतने विकल हो गए कि जो पशु पक्षियों और वृक्षों तक से सीता का पता पूछ रहे हैं। ढोला मारू की दुख में भी हम देखते हैं कि पशु पक्षी हैं, वे मनुष्य की सुख दुख की सहचर है। मालवणी है, वह रोकना चाहती है ढोला को कि वह अपनी जो पूर्व पत्नी है, अब तक अज्ञात थी, उसे लेने न जाए, ताकि कोई मेरा प्रेम बटाने वाली न। लेकिन जब वो नहीं मानता, वर्षा ऋतु बीत गई, ग्रीष्म बीत गई, वसंत बीत गया, शरद ऋतु आ गई और वह कहता है अब मैं जाऊंगा, नहीं मानता, तो अंत में वह किससे कहती है? करहे से कहती, ऊंट से कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरा पति तो मेरा कहना मान नहीं रहा, ये तो जा ही रहा है। तो वह ऊंट को संबोधित करती है और कहती है कि करहा मालवणी कहई, खोड़ई होई रहेसी, जे ढोलई राखण कहे करई, डाभण तुझन देस। वह कहती कि हे करहे, करहा ऊंट के लिए है, क्रमेलक संस्कृत शब्द, उससे ये उसका अपभ्रंश है, राजस्थान में खूब प्रयुक्त हुआ है। तो वह ऊंट से कहती कि हे करहे, मेरा पति तो जाने से मान नहीं रहा है, तू ऐसा कर कि तू खोड़ा हो जा, लंगड़ा हो जा, झूठ मूठ में लंगड़ा हो जा। अब ऊंट लंगड़ा हो गया तो फिर जब सवारी नहीं है, साधन नहीं है, तो कैसे जाएगा, ये रुक जाएगा। और तू अगर मेरे पति को मारवणी के यहाँ पिंगल देश जाने से रोक लेगा, तो फिर क्या होगा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। लेकिन एक दूसरा संकट है, ऊंट यदि लंगड़ा जाता है, ऊंट को यदि इस तरह का रोग हो जाता है, तो फिर उस स्थान पर ये लोहे का सरिया गर्म करके और उस स्थान पे दागा जाता है पशु को। वो बहुत दर्दनाक होता है, प्रक्रिया बड़ी दर्दनाक होती है, लेकिन उसको डाब देना बोलते हैं, डाबना बोलते हैं। तो मालवणी ये कहती है कर ऊंट से कि तू यदि लंगड़ा हो जाए और तू यदि मेरे पति को रोक लेता है, तो मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें डाबने नहीं दूंगी, गर्म सरिया करके इसे डाबने नहीं दूंगी। और वह ऊंट है वास्तव में लंगड़ा होने का नाटक करता है, और ढोला को लगता है कि ऊंट बीमार हो गया, तो वह रेबारी को बुलाता है। रेबारी एक समुदाय होता है, ऊंट विशेष रूप से वे पालते हैं, उनके रोग आदि के बारे में ठीक ठीक वे जानते हैं। तो रेबारी आता है, कहता है कि इसे डाबना पड़ेगा, पैर में जहां लगड़ा रहा है वहां गर्म सरिया करके, आग में लाल करके सरिया लोहे का डाबना पड़ेगा। तो मालवणी ये कहती कि कैसे आपने चिकित्सक बुलाए? मेरे मायके में तो जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है, हाथ से देखिए मेरे चतुराई भी, कि भी मेरे मायके में जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट को नहीं दागते, गधे को दागते। ऊंट बीमार हो जाए तो गधे को डाब लगा देते हैं गर्म करके, और ऊंट ठीक हो जाता है। तो ये खैर ये एक परिहास का अवसर कवि ने निकाला है। लेकिन पशु पक्षी किस तरह से, ऊंट है वो किस तरह से मालवणी के दुख में शामिल है। एक प्रसंग और कि सामान्यतः हम ये देखते हैं कि ऐसी प्रथा, सती प्रथा,
कि पति की मृत्यु के बाद में स्त्री है वह आत्मदाह कर लेती पति के शव के साथ में। ऐसा कई सारे उदाहरण मिलते हैं। एक परंपरा जैसी कुछ किसी एक सीमा तक रही होगी सती प्रथा। भोला मारू के दुहा में पुरुष प्रेम की पराकाष्ठा ये बताई गई है कि जब वे लौट रहे होते हैं विदा होकर के मारवणी और ढोला, तो रात में एक जगह मरुस्थल में एक टीले पर रेती पर विश्राम करते हैं और वहां पर मालवणी सो रही है ढोला के पास में। तो वहां रेगिस्तान में एक सांप होता है, पीयूणा सांप। पीयूणा सांप के बारे में प्रसिद्ध है कि वह सोते हुए व्यक्ति की सांसें हैं वह खुद पी जाता है, फिर जहर की फूंक मार देता है, इससे व्यक्ति मर जाता है, फिर पूंछ मार के उसे जगा के चला जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सोई हुई मालवणी को पीयूणा सांप पी गया और मालवणी की मृत्यु हो गई। सुबह ढोला जगता है और पत्नी को हिलाता डुलाता है, मालवणी की मृत्यु हो गई है। तब वह चिता तैयार करके और आत्मदाह के लिए प्रस्तुत हो जाता है। ये स्त्री की मृत्यु पर पुरुष द्वारा सती होने का, आत्मदाह का मतलब एक विलक्षण सा उदाहरण इस काव्य में कवि ने निरूपित किया है। शायद ये आकांक्षा कवि की रही होगी कि पति की मृत्यु के बाद में पत्नी ही सती क्यों हो, कोई ऐसा उदाहरण मिले कि पति भी तो पत्नी से उतना ही प्रेम करे कि उसके बिना जी न सके। ऐसी कवि आकांक्षा है वो इस काव्य में इस तरह की रखी हुई है। कुछ और चीजें हैं जो मुझे शायद मुझे समय में कम है तो मैं थोड़ी सी चीजें कुछ छोड़ करके आता हूँ कि प्रकृति वर्णन जो कविता है वह है जो अपने परिवेश का परिचय दे, जिसमें लोकल कलर हो, लोक रंग हो। तो ढोला मारू का दुहा है, उसमें जो अपना मरु प्रदेश है राजस्थान है, 1000 साल पहले का राजस्थान और आज का राजस्थान जनजीवन है, वो कैसा रहा होगा इसका संकेत मिलता है। मालवणी ढोला से कहते कि जहां जा रहे हो गूगल में वो कैसा है कि थल तत्तालु सामुही और पानी थल तत्तालु सामही ता झाड़वा पहिया है महाकव कहु जय रहु घर बैठा रहिया। मालवणी कहती है अगर मुझसे पूछते हो ना तो जिस देश में जा रहे हो थल तत्ता, वो जो जमीन है वो गर्म है। जो लोग रेगिस्तान वाले होंगे चले होंगे चप्पल पहन के तपती रेत में महसूस किया होगा। और लू सामने से लूएं चल रही होंगी, इसलिए हे पथिक तो वहां झुलस जाएगा, ताझोला झुलस जाओगे, इसलिए मेरा कहना यदि मानते हो तो घर बैठे रहो। तो राजस्थान की जलवायु का इससे परिचय मिलता है। जब वो ब्याह के मारवणी आ जाती है मालवणी के पास में, तो मालवणी है वह निंदा करती है उसके मायके की। सब स्त्री को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का तरीका कि उसकी पीहर की मायके की निंदा की जाए। तो मालवणी सोती आडाह के वशीभूत हो गए और मारवणी की मायके की निंदा करती है। वह निंदा एक तरह की निंदा है, लेकिन वह राजस्थान का यथार्थ है कि वहां जीवन कैसा है। वह कहती है पाणव बाबा दे सड़ऊ पानी जहां कुआं है आधी रात कुहकड़ा जू मानस मुआ। हे बाबा, हे बाबुल, उस देश को आग लगा दो, जलने दो, मरने दो जिस देश में पानी का माध्यम कुएं के अलावा कुछ है ही नहीं, कुएं हैं। और आधी रात के समय लोग जल्दी उठ जाते हैं, 2-2:30 बजे। अपने आप दादी नानी से हम बात करके देखें कैसे लोग कुओं से पानी निकाला करते थे। तो 2-2:30 बजे उठ के आधी रात को हक्कड़ई आवाज लगाने लगते हैं, कुएं से आवाज लगाते हैं। तो एक गीत गाया था बार्या, बारी बोलना, अब लगभग विलुप्ति की कगार पर है। तो लोग वो गीत गाते हुए पानी निकालते हैं, आधी रात को वो बोलने लग जाते हैं। तो मालवणी कहती है जहू मानस मुआ, जैसे कोई घर में मृत्यु हो जाती है तो सुबह वो जल्दी उठ करके लोग वो महिलाओं के रोने की आवाज आती है, वैसे उस देश में ऐसा होता है। ऐसे ही वे कहती है कि बाबा देशम मारवा सूधा एवाड़ा है कंदी कुहाड़ऊ सिर घड़ऊ वासऊ मज्ज थड़ा। कि हे बाबुल, हे पापा, मुझे उस देश में मत ब्याहना जिस देश में, उस जिस मरुभूमि में जो भोले भाले ग्वाले हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग रहते हैं। कंद कुहाड़ऊ, कंधे पर कुल्हाड़ी है, और सिर घड़ऊ, सिर पर पानी का घड़ा है। और जो भेड़ बकरियों के पीछे भटकते भटकते जीवन भर भटकते रहते हैं। तो ऐसी जिंदगी मुझे नहीं देनी। इसी सिलसिले में वह ये भी कहती है कि उसे वो पानी, कुएं से पानी निकालते हैं
तो जो कुमकुम वर्णी जो कोमल हाथ हैं उनसे मैं पानी कैसे निकालूंगी, वो देश बड़ा खराब है। एक संकेत मिलता है, मारू था, सीधा संबोधित करती है कि क्या मायके की बड़ाई कर रही हो, मारू था कई देश अडई, एकन भाजई रिड्ड, ऊंचाड़ऊ के अनवसरण, कई फाकई कल तिड्ड। कि मारू तुम्हारे देश की मैं क्या बात कहूं, तुम्हारे देश में कोई कष्ट दूर नहीं होता, या तो उचाड़ा होता है। उचाड़ा जब अकाल पड़ता था रेगिस्तान में, तो लोग है वो अपने जीवन रक्षा के लिए, जहां थोड़े बहुत उपजाऊ स्थान होता था, खासकर मालवा ही ज्यादा होता था, मालवा की तरफ पलायन कर जाते थे, उसको उचाड़ा करना बोलते थे। इसी तरह से अनवसरण, वृष्टि नहीं होना, इस वजह से भी भयंकर अकाल पड़ गया। त्रिकाल है, घास वास कुछ नहीं है, पानी नहीं है, फसल भी नहीं है, वो त्रिकाल है। और बरसात नहीं हुई उस स्थिति में, या फिर फसल हो गई एक फाका, क्योंकि कीट अब तो शायद बहुत कम होता है, कातरा कीड़े लट जैसा होता है जो फसल को चट कर जाता है, उसका जो छोटा रूप है, पंख वाला होता है, उड़ता है, फाका बोलते हैं उसको, तो फसल को नष्ट कर देता है। या फिर तिड्ड, या फिर टिड्डी आ जाती है तुम्हारे देश में। तो ये कृषक जीवन था, खेती किसानी आज भी बहुत ठीक नहीं है उनकी स्थिति। 1000 साल पहले के कवि ने भी किसान की पीड़ा को एक प्रेम काव्य में निबद्ध किया, उसके लिए अवसर निकाला। ये संकेत वहां मिलता है। ये बात भी वह कहती है कि उस देश में तो जो पानी है वो 60 पुरुष से नीर, जो दोनों हाथ को फैलाते हैं उस एक माप को पुरुष बोलते हैं। तो पानी इतना गहरा है कि 60 पुरुष खुदाई के बाद में पानी मिलता है। इस तरह का जो भौगोलिक स्वरूप है राजस्थान का, ये सब वहां मिलता है। लेकिन इन सब के बीच जिस देश में जहां हम रह रहे हैं, उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। राजस्थान के इस रेतीले राजस्थान, रंगीले राजस्थान के प्रेम और अनुराग से भरी कविता की हम बात करें तो हमें कन्हैयालाल सेठिया जी की वो कविता याद आती, धरती धोराने, हाँ तो सुरगाने शरमावे, लुड़ लुड़ बाजर यो लहरावे। ये उस सेठिया जी से 1000 साल पहले ढोला मारू के दुहा में इस मरु देश का जिस तरह का वर्णन हुआ है वो अद्भुत है। ये सारी निंदा सुनने के बाद में मारवणी ये कहती है कि ठीक है कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जब जिस साल बरसात होती तब नहीं देखा मेरे देश को तुमने, बाजरिया हरियालियां, बिच बिच बेला फूल, और जऊ जई भर बूटा भाद्र बऊ, मारू देश अमूल। जब बाजरे बाजरे की हरियाली से भरे खेत देखते, अज्ञे जी ने कल की बाजरे की वो कविता लिखी, तो राजस्थान जोधपुर विश्वविद्यालय में रहे थे तो वो लहराता बाजरा देखा होगा, मुझे लगता है उससे प्रेरित हुए होंगे। तो वह कह रहे हैं कि बाजरियां हरियालियां, बाजरे की लहराता हुआ बाजरा है, उसकी हरियाली देखे, और उस बाजरे के बीच बीच में मतीरे की, इसे ककड़ी की, काचरे की, स्टैंड सी की जो बेलें हैं उनमें फूल लगे हुए हैं, उनका सौंदर्य यदि कोई देखे तो इस देश में अद्भुत है। अगर सावन के साथ साथ भादवे भर भी अगर बरसात हो जाए तो फिर मारू देश अमोल, ये जो मरु देश है ये अनमोल देश हो जाता है ऐसी स्थिति। और मारू देश का थोड़ा सा यूं, आप इस ध्वनि को थोड़ा यूं करके पढ़िए कि चौ भरे बूटे भादवऊ, मारू देश अमूल। हमारा देश है वो अनमोल है, अमूल्य है, उस जैसा तो देश कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ये देशानुराग की अभिव्यक्ति भी वहां होती है। तो ये मुझे लगता है कि अब दीपक जी क्या आदेश है, मैं चर्चा को थोड़ा आगे रखा जाए या फिर यहाँ सामान्य बातचीत कुछ और क्या है? मुझे लगता है कि अब समय हो चुका है और बहुत गहरी गहरी बातें आपने बता दी हैं और कितना सूक्ष्म आपने इसका अध्ययन किया है। हमने तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें ढोला मारूरा दुहा के बारे में पढ़ी सुनी समझी थी, और आपने विद्यार्थियों से बहुत आगे बढ़ करके, मैं तो समझता हूँ शोधार्थियों के लिए पूरा ये ग्रंथ का जो स्वरूप है, जिस तरह से ये लिखा गया है, जिस तरह से इसमें सौंदर्य वर्णन हुआ है, जिस तरह से नारी जीवन की जो पीड़ा है उसको, और साथ में आपने प्रकृति और भौगोलिक परिवेश जो उस समय का हुआ 1000 साल पहले और आज के साथ हम उसका तादात्म्य कर पा रहे हैं। तो ये एक अद्भुत सेशन सत्र हो गया है, मैं समझ रहा हूँ। और
हमारे बीच में ममता शर्मा जी हैं, जैसलमेर की धरती से सीधा सीधा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीच में एक जगह कहीं कोई बात थी तो वहां पर ममता जी ने उसमें अपनी जानकारी शामिल भी की। और मैं समझता हूं कि राजस्थान को जो लोग जी रहे हैं, विशेष रूप से वो राजस्थान के पश्चिमी भाग के जो निवासी हैं, हमारे साथी ममता शर्मा जी जैसे, वो जी रहे हैं। हम तो अलवर में रहते हैं, पूरी तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हमारा क्षेत्र लगता है। तो राजस्थान में होने का जो आनंद है, हम तो पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के चेहरे पर, उनके हाव भाव में, उनकी बोली में, उनके पहनावे में और उनके रंग ढंग में हम देखते हैं कि भाई वहाँ राजस्थान है। हम थोड़ा सा दूर से थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं कि काश कि ये जो रंग है ये हम देखते तो कितना आनंदित होते। और कभी कभी उसका आ, इसका भाग दो सर आना चाहिए। सर बलदेव दीपक बलदेव जी कह रहे हैं इसका भाग दो आना मैं चाहिए। बहुत अद्भुत रहा है आज का मैं ये व्याख्यान। मैं ममता जी इसको से बात कहना करते हैं। चाहूंगी आपको। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हो? बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हेमंत जी का तो खैर हम हमेशा से कायल रहे हैं। पद्य में तो इनका कोई सानी मैंने देखा नहीं। हमारी हमारी पीढ़ी के जो नवोदित कवि हैं उनमें तो पंथ की किल्लत आती है इनमें। पर आज तो बहुत आनंद आया। और ये क्यों आनंद आया मुझे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से संबंधित चीज थी और काफी चीजें जानी पहचानी थी। कुछ रोचक चीजें इसमें बड़ी अच्छी अच्छी थी, जैसे पियूना साहब जो आपने बताया वो आज भी यहाँ उसका अस्तित्व है। वैसे तो कथाओं में कहा जाता रहा है कि वो सांस को पी लेता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस पर बहुत सारे शो हुए हैं और विज्ञान कहता है कि उसका जो डंक है वो जीरो नीडल जैसा है, इतना बारीक है कि जब वो लगता है तो पता नहीं चलता कि व्यक्ति को खा गया। लेकिन उसका विष स्लो पॉइजन, मतलब धीरे धीरे कार्य करेगा और अगले दिन सुबह जब मुंह में छाला हो जाएगा व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी वो अस्तित्व तो अभी भी उसका है ही, जो कि कथाओं में कहा गया है। क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो बात को रोचक बनाने के लिए या जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसा तथ्य जोड़ना पड़ता है कि लोग उसको उसके प्रति उत्साहित रहें, उसको समझने की कोशिश करें, इस तरह की चीजें। एक और रोचक चीज जो मैंने इसके बारे में पढ़ी हेमंत जी, जैसे हम नरवर के राजा का बेटा मान रहे हैं उसको ना, ढोला को। ढोला जी। जैसा आपने कहा जातिवाचक संज्ञा है और वाकई जातिवाचक संज्ञा ही लगती है, क्योंकि आज भी जो प्रेमी है उसको ढोला कह के संबोधित किया जाता है। और जैसलमेर में मैं चाहूंगी आपके आने का, कभी मेरा मुझे मौका मिला आपके आपको आप स्वीकार करने का जैसलमेर में, और आपको अतिथि के रूप में स्वीकार करना चाहूंगी। आप सभी को बहुत बार मैं इनवाइट कर चुकी हूँ। आप यहाँ के कंठ कंठ का हार है ये वाला गीत जो मरवर से संबंधित गाया जाता है, ढोला थारे देश में। वो लाइन यहाँ हर एक व्यक्ति कोई भी गीत जब शुरू करता है तो ढोला का नाम लेगा ही, मरवण का नाम लेगा ही। और इतना, जिसको राजस्थानी में कहते हैं मैणा दिया जाता है ढोला को। मैणा यानी जिसे हम उलाहना कहते हैं, जो भ्रमर गीत में दिया था वो कृष्ण भगवान को गोपियों ने, बिल्कुल वैसा ही उलाहना यहाँ पर ढांडी जाति के लोग जो हैं, जो इसे बार बार गाते हैं, तो वो हर बार ढोला को मैणा देते हैं कि ढोला तैसू ढोल बड़ा तेरे से। तो ये ढोर जो है ये भी भले हैं, सांझ बड़े घर आए, वो शाम को घर तो आते हैं, तू तो वैसा भी नहीं है कि शाम को घर भी नहीं आता। तो वो उसको बार बार बुलाने के लिए मरवण के पास, नायिका के पास, इस तरह के उलाहनों का वर्णन है। और जिस राजा की हम बात कर रहे हैं ढोला के पिता की, तो उसका बड़ा हम जैसे सोचते हैं कि वो आमेर का है या फिर वो गुजरात का है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए भ्रम जैसे कि चंद बरदाई की रचना को लेकर के है, बिल्कुल ऐसे ही इस रचना को लेकर के है। नरवर जो प्रदेश था वो कछवाहा वंश का मूल माना जाता है, यानी कछवाहा वंश के जितने राजा हुए मूलतः नरवर प्रदेश से उदित हुए माने जाते हैं। तो नरवर का राजा नल, जिसका वर्णन हम महाभारत, बृहद कथा मंजरी, नलोपाख्यान, नैषध चरितम सब में मिलता है। और उसकी भी एक प्रेम कथा है दमयंती के साथ, और उसी के बेटे का वर्णन मिलता है ढोला के रूप में, जिसे हम ताल कुमार कहते हैं। उसी की प्रेम कथा आगे चलती है। तो वैसे ये अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को सही माने या जो पौराणिक कथाओं में वर्णित है उसको सही माने, तो ये शिवपुरी यानी कि एमपी का, मध्य प्रदेश से है।
और मालवा उसके नजदीक है। तो ये माना जा सकता है कि राजा जो नल का बेटा है, ढोला जिसे हम कह रहे हैं, वो और मालवनी जो कि मालवा की ही है, तो उनका विवाह वहां होना संभव है, क्योंकि दोनों ही बड़े उपजाऊ प्रदेश रहे हैं। और मारवाड़ी जो कि पिंगल प्रदेश की राजकुमारी है, जिसे पिंगल राजा की बेटी है, जो पुंगल प्रदेश, जिसे हम बीकानेर, आज भी वहां पुगड़ नाम से प्रदेश है, जिसे पुगड़ कहा जाता है, ऊपर का अनुस्वार हट गया। और वहां की राजकुमारी जो मरवण है, जो कि आज भी बिल्कुल मरुस्थल है, तो ऐसा माना जा सकता है कि वाकई वो तो बीकानेर ही रहा होगा। और नल के लिए, उसके लिए माना जा सकता है कि उस नरवर जो है वो उज्जैन वाला, शिवपुरी वाला वो रहा होगा, या गुजरात रहा होगा। तो कुछ इस बारे में भ्रम है, लेकिन हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो दोनों ही क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं। वहां की भाषा में और पश्चिमी राजस्थान की जो ढांडी लोग गाते हैं, उस भाषा में थोड़ा अंतर यूं है कि ये थोड़ा अपभ्रंश से जुड़ी हुई है। तो ये जो शब्द सारे के सारे ये बीकानेर जैसलमेर साइड के, तो इधर के जो जो है गाने वाले मिरासी और ढांडी प्रजातियां, वो आज भी इसको अपनी ही भाषा में जैसे डिंगल पिंगल के शब्दों को जोड़कर इसे गाना पसंद करते हैं। तो चूंकि लोक काव्य है, इसलिए प्रक्षिप्तांश तो थोड़े 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 कथाओं में जुड़ते ही जाते हैं, और एक मुख से दूसरे मुख में जाते ही थोड़ा सा भाषा में और परिवर्तन होता जाता है, लेकिन हर व्यक्ति इसे ऐसे गाता है जैसे मेरे प्रदेश की कथा है। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत धन्यवाद दीपक जी का कि ऐसा अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसलमेर को आप सभी का इंतजार रहेगा, विशेषता मुझे तो सादर आमंत्रित है। बलदेव जी जो हमारे साथ हैं, इनको मैं बहुत बार बुला चुकी हूँ। बहुत बहुत आपने धन्यवाद बहुत ममता जी। बहुत स्नेहिल आमंत्रण आपका मिल रहा है हमें, बहुत कई कई बार आप कह चुके हैं। और हम सभी मित्र चाहेंगे कि जरूर आपके पास एक बार हम सभी आएं और जैसलमेर की जो भूमि है उसमें जो लोक का जो तत्व है उसको हम साक्षात अनुभव कर सकें। और बलदेव जी तो कह रहे हैं आ ही रहे हैं, ज्यादा दिन दूर नहीं है। और कोई और साथी हैं हमारे साथ, कुछ राजपाल जी जुड़े हुए हैं। मैं समझ रहा था कि अगर वो कुछ कहना चाहें इस विषय पर। और कुछ साथी और भी जुड़े, मनीषा चारण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने शायद एक टिप्पणी की थी। मनीषा चारण जी, मैं चाहता हूं कि आप वो टिप्पणी बोल कर करें तो अच्छा रहेगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, बीच में मैंने रोका नहीं। इन्होंने एक मैसेज भेजा था, और क्या मैसेज था देखिए, मैं पीछे से पढ़ता हूँ अगर वो नहीं जुड़ रही हैं तो। इन्होंने कहा कि बाल बख्श जी मेरे नानी सा के दादाजी थे। बाल बख्श जी मेरी नानी सा के दादाजी थे। तो आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल, ये तो बहुत अद्भुत काम किया हाँ। तो अ, मनीषा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बात करते हैं। स्वागत मनीषा जी। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते हेमंत सर, बाकी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपने ये जो पहल की है, इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से साहित्य को आगे बढ़ाने की, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आज की जो हमारी ढोला मारू पर चर्चा थी, हेमंत सर ने बहुत ही अच्छे से, मतलब ढोला मारू को हमने जो आज तक सुना था, इन्होंने जो पहलू बताया ये आज तक मेरे ज्ञान में नहीं था। इन्होंने जिस तरह से ढोला मारू की व्याख्या की, जिस तरह के इसके अनछुए पहलुओं को बताया, कि जैसे जो मारवाड़ी का सौंदर्य वर्णन है वो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, तो उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है। और ममता जी ने जैसे बताया कि जैसलमेर में आज भी ये कितनी अस्तित्व में है ये गाने। मैं सर आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं एक तरह से बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरा जन्म चूरू में हुआ, शिक्षा दीक्षा चूरू में हुई, तो शेखावाटी प्रदेश। उसके बाद मेरा जो विवाह है वो पोखरण में हुआ, तो मैं जैसलमेर क्षेत्र में भी बहुत समय रही। फिर मेरी जो पहली जॉब है वो पाली में रही, तो गोड़वाड़ प्रदेश, और वर्तमान में मेवाड़ में पोस्टिंग है, तो मैंने लगभग राजस्थान का अनुभव किया है। और वाकई में हमारा प्रदेश बहुत प्यारा है। अब तो मेरा इस तरह का अनुभव हो गया है कि आप मेरे आगे राजस्थान की किसी भी बोली में बात कीजिए, मैं उसे समझ पाती हूँ, और ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ा अच्छा है तो मैं बोल भी पाती हूँ।
तो बिल्कुल मैम ने जैसे कहा कि यदि आपको राजस्थान का अनुभव करना है, तो राजस्थान का अनुभव पश्चिमी राजस्थान में रहकर ही हो सकता है। तो मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे आपने जैसे बताया कि बिल्कुल जैसे आपने बाला बख्श जी से बात शुरुआत की, तो मेरे नानी साहब से मैं उनके बारे में पूछा करती थी। जब मुझे पता चला, मैंने हिंदी साहित्य से पहले भी जब राजस्थानी साहित्य में मेरी प्रारंभ से ही रुचि थी, तो मैंने जब बाला बख्श जी का नाम सुना और हनोतिया गांव के बारे में सुना, तो मैंने कहा ये तो मेरे नानी साहब का गांव है। और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब वो थे, उनको लिखने का इतना शौक था कि वो प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे। प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे और डायरी में मतलब जैसे चारणों का की एक परंपरा रही है कि दिन की हर घटना का वर्णन करना। मेरी नानी सा का नाम भंवरी है, जैसा कि राजस्थान में एक प्रचलन रहा है कि जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी होती है उसको भंवर और भंवरी कह दिया जाता है। तो नानी साहब बताते हैं कि वो ये भी लिखता है कि भंवरी इस तिथि को आई, इस तिथि को विदा हुई, इसको विदागी में मैंने इतने रुपए दिए। पर आगे वाली पीढ़ियों ने उनके साहित्य का इतना महत्व समझा नहीं, और उनकी जो पोथियां हैं वो वर्तमान में बहुत ही खराब स्थिति में है, मतलब उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सकता, उनका संरक्षण नहीं हुआ। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आगे की पीढ़ियां उसे निरंतर नहीं रख पाई। बाकी हणुत्या गांव में लगभग जो निर्माण कार्य है वो बाला बख्श जी का करवाया हुआ है, और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ खुद को कि मेरी नानी साहब के द्वारा मैं उस वंश से जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद सर। और तो आप सबका मनीषा जी, मेवाड़ में भी मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। वास्तव में जो राणा प्रताप की धरती है, हम उसको वीरता के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ रहकर मैंने देखा कि ये धरती वीरता से तो ओतप्रोत है ही, किंतु सौंदर्य की दृष्टि से इतनी सुंदर जगह है। मतलब आप किसी भी रोड पर गाड़ी लेकर निकल जाइए, आपको हर जगह सौंदर्य बिखरा हुआ मिलेगा यहाँ पर। तो आप सब मेवाड़ में भी मेरी ओर से आपको आमंत्रण है। जिस भी साथी को समय मिले आए और मुझसे संपर्क अवश्य करे। धन्यवाद। मनीषा जी, बालाबक्स जी आपकी नानी सा के दादाजी। नानी साहब के पर दादाजी थे, मैंने टाइपिंग में दादाजी लिख आप दिया। दादाजी बड़ी हाँ। बड़ी भाग्यशाली हैं आप सोचिए, मतलब 1922 में 7,000 रुपए की कीमत क्या होती होगी। जी जी वो सर, उन्होंने बिल्कुल केवल बिल्कुल। पुस्तक प्रकाशन के लिए कि भी वो जो जी राजस्थान का साहित्य है वो कम से कम बचा रहे, अस्तित्व में रहे, कितना बड़ा बिल्कुल। योगदान है उनका। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, प्रेमपूर्ण आपने आमंत्रण भी हमें दिया है, और हम सब साथी आशा करते हैं कि कभी मेवाड़ आए तो आपसे जरूर बिल्कुल सर, मिलेंगे। आप और आगे भी आप इसी तरह के इस कार्यक्रम को निरंतर बनाए रखें। कभी-कभी बिल्कुल। समयाभाव में जब मैं नहीं जुड़ पाती हूँ तो मैं इसे यूट्यूब पर देख लेती हूँ। जी। कोशिश करती हूँ कि जुड़ूं, तो आगे भी आप इसे निरंतर रखें। इस माध्यम से एक तो हम एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, और साहित्य का तो प्रचार-प्रसार इस माध्यम से हो ही रहा है। तो जी। आपको एक बार पुनः बहुत धन्यवाद इस तरह का इनिशिएट लेने के लिए, इस नवाचार के लिए। और जी, एक बहुत बार धन्यवाद। पुनः स्नेह भरा आमंत्रण आप सभी साथियों को। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और कोई और साथी, किसी के मन में कोई सवाल हो, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हों, बलदेव जी कुछ कहना चाह रहे हों। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं असल में क्या है कि गांव में बाहर हूँ अंधेरे में, और अच्छा। शायद मोबाइल की बैटरी भी नहीं, तो मैं बात करता, बहुत सारी बातें हैं कहने जी। के लिए, है ना। मैं ग्रुप में लिखूंगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, आपके आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा हमें। हाँ, अंकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित भार्गव जी, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, और जिनके सहयोग से मैं कोलंबिया में 1 महीने तक मैं रह पाया, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उनको मैं पिन कर देता हूँ एक बार, ताकि सब उनको देख पाएं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला। और मैं आज इस भाव से आया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश तो उतनी ठीक से आती नहीं है जितनी आनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे हिंदी भी उतनी ठीक से नहीं आती है। जब दुनिया देख ली तो बस हिंदी थोड़ी बहुत ही आती है। तो मैंने सोचा कि मैं हिंदी वाले कुछ लोग, बिल्कुल कोर हिंदी वाले कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं कुछ तो मेरे कानों में कुछ शब्द चले ही जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्लानिंग चल रही है जैसलमेर और उधर जाने की, तो हमें भी बता दीजिएगा। हम भी राजस्थान को अलवर ही समझते हैं, वो ठीक से देखा ही नहीं है कभी।
तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। मैं मेयो कॉलेज का एक पूरा वॉक करते करते मेयो कॉलेज अजमेर में आपको सुना पूरा अच्छे से। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हमें सराहना करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए और अपना निरंतर सहयोग रखने के लिए। और अंग्रेजी के विद्यार्थी होते हुए भी आप हिंदी के प्रति इतने प्रेम से भरे हुए हैं और हमारे प्रोफेसर्स को सुनने आए हैं, विशेष रूप से हेमंत जी को। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान के बारे में एक काफी जानकारी हमें इस तरह से हुई इनके इस व्याख्यान के माध्यम से। ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ टीचर्स हैं। मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश की दुनिया में अमेरिका यूरोप घूम आया, इसलिए कि मैं हिंदी में चीजों को समझता था, मैं राइट। मौलिकता से समझता था। यदि मुझे हिंदी नहीं आती होती तो मैं नहीं समझ पाता और मैं अपने असाइनमेंट भी नहीं कर पाता। तो थैंक्स टू हिंदी, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए, प्रणाम। मेरा ये 1% बचा है, मैं चला जाऊं, है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। नमस्ते सबको। सर चरण स्पर्श आपको, बहुत ही अच्छा लगा। आपने बताया रिसर्च होता क्या है। बहुत जी बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अच्छे से, सच में आपने बहुत शोधपरक जानकारी हम सबके साथ साझा की। हेमंत जी जी, जी। बहुत ही उपयोगी व्याख्यान आपका रहा। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें हम विद्यार्थियों को बताते हैं और उससे थोड़ी मोटी बातें हमें पता चलेंगी आज, लेकिन आपने इतनी गहन और सूक्ष्म बातें हमारे साथ साझा की। ऐसा लगा कि ढोला मारूंगा दूल्हा जो पूरा ग्रंथ है वो हमने आत्मसात कर लिया हो। उसकी एक छोटी छोटी बारीकियां आपने जिस तरह से बताई, आगे के पीछे के जो ग्रंथ लिखे गए उस परंपरा के ग्रंथों से जोड़ करके आपने जो जानकारी दी हमें, बहुत ही अमूल्य जानकारी। मैं समझता हूँ कि आज का ये व्याख्यान जब YouTube पर आएगा तो बहुत अनंत काल तक हमारे विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए बाकी साथियों का भी बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि हमारे जो भी कार्यक्रम इस तरह के रहेंगे उनसे आप जुड़ते रहेंगे और अपनी जो प्रेरक उपस्थिति है वो बनाए रखेंगे हमारे बीच में। विशेष रूप से धन्यवाद हेमंत जी, एक बार फिर से। धन्यवाद। नमस्ते। आपने जी। एक मंच उपलब्ध करवाया और हमें जोड़ा इस स्थान पर, इसके लिए आप भी धन्यवाद की पात्र हैं। आप भी नहीं, बल्कि आप ही धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं नहीं, सभी सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, प्रणाम। हमें हाँ जी बिल्कुल, दीपक अब जी, विराम विराम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जी।